और इस जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जिस पर सभी की नजर है, पैनी नजर है, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादयान, रिटायर्ड पूर्व डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। इसके अलावा कमर आगा साहब हमारे साथ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। साथ ही हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह भी हमारे साथ हैं। हम अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे। उससे पहले उमा, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि अभी किस तरह के हालात यूक्रेन में बने हुए हैं, क्योंकि हमारी चिंता इस बात को भी लेकर है कि वहां पर करीब 16,000 भारतीय वहां फंसे हुए हैं। सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम वहां उनको बाहर निकालने के लिए उठाए जा रहे हैं, और साथ ही यूक्रेन के हालात पर भी एक क्विक अपडेट आप दे दें। जी जया, देखिए यूक्रेन की जहां तक हालत की बात है तो अभी अभी जो जानकारी आई है कि कीव में 2 बड़े धमाके हुए हैं। जाहिर सी बात है कि मिसाइल से हुआ हमला ये बताया जा रहा है, जो कि रूसी सेना की तरफ से किया गया है, और रूस की मंशा पे लगातार ये शक जताया जाता रहा है कि उसकी मंशा जो है वो यूक्रेन की जो अभी की सत्ता है उसको उखाड़ फेंकने की है, और वहां अपने प्रभाव वाले जो सत्ता है उसको बिठाने की है। तो इस तरह के सैन्य हालात के मद्देनजर जो हमारे छात्र वहां पे फंसे हुए हैं उनका निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि भारत की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उनको पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों के जरिए वहां से सड़क मार्ग से क्यू से या यूक्रेन के दूसरे इलाकों से वहां ले जाया जाए, और उसके बाद वहां से विमान के जरिए बाहर निकाला जाए। इस मामले को लेकर कल रात को विदेश सचिव ने एक विस्तृत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की, और उसमें बताया कि किस तरीके से समन्वय का काम जो है वो किया जा रहा है। जो भारतीय दूतावास हैं वहां पर रूसी भाषा के जो अधिकारी हैं उनकी भी तैनाती की गई है ताकि वो लोकल कोऑर्डिनेशन का काम करें। कल रात को जब राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई तो छात्रों की सुरक्षा का मामला जो है वो खास तौर पे उठाया प्रधानमंत्री मोदी ने, और जो रूस की विज्ञप्ति है वो ये कहती है कि राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से इस बात का भरोसा दिया गया कि इस दिशा में जरूरी कदम, जरूरी निर्देश जो हैं वो दिए जाएंगे। तो भारत छात्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने की कोशिश में है, लेकिन क्योंकि वहां मार्शल लॉ है, शहर में कर्फ्यू है, निकल पाना मुश्किल नहीं है, तो ऐसे में जब तक हालात सामान्य नहीं होते, आवाजाही सामान्य नहीं होती, तो उनको कहीं दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर ले जाना भी मुश्किल लगता है। तो नजर बनी हुई है, हेल्पलाइन काम कर रहे हैं, और भारत की कोशिश है कि इनको सुरक्षित वापस लाया जाए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वहां पे जो अभी के जो युद्ध के जो हालात हैं उसमें थोड़ी सी शांति कायम हो, और उस दिशा में जब बात बढ़े तो रेस्क्यू इवैक्यूएशन जो है ज्यादा आसान होगा। जया जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमा, ये तफसील से वहां का क्विक अपडेट देने के लिए, और साथ ही ये बताने के लिए कि किस तरह से भारत की तरफ से कोशिश हो रही है। भारतीय छात्र, मेडिकल के छात्र बहुत संख्या में वहां पढ़ते हैं, 16,000 भारतीय फंसे हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, यहां आपसे समझना चाहेंगे कि यूक्रेन का कहना है कि रूस के खिलाफ लड़ने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया गया है, सब रूस से डर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? गुड मॉर्निंग जया। जेलेंस्की तो कई दिन से ये कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी मदद में नेटो के देश आए, अमेरिका आए, लेकिन अमेरिका ने फिर एक बार स्पष्ट कर दिया है कि वो उसको सामान तो दे ही रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, एम्युनिशन दे रहे हैं, पैसे से मदद कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बूट्स ऑन ग्राउंड, अपने सोल्जर्स नहीं भेजेंगे। इसमें अगर भेजना भी चाहें यूरोप, अमेरिका अगर इसमें थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाए तो यूरोप नहीं मानेगा। यूरोप पिछले 2 महायुद्ध का शिकार हो चुका है, वो केंद्र बिंदु था दोनों महायुद्धों का। वो नहीं चाहेगा कि ये लड़ाई ज्यादा फैले और वर्ल्ड वार का रूप हासिल कर ले। जहां तक यूक्रेन का ताल्लुक है, 2 राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने जो किया वो उनकी मजबूरी थी, कुछ हद तक वो सही भी है। जिस तरीके से 1990 के बाद रशिया को घेरा जा रहा था, ये माना जाता है कि उस वक्त एक अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि नेटो जर्मनी के पूर्व में नहीं जाएगा, लेकिन पिछले 30 साल में 10 नए देश जो जर्मनी के पूर्व में उनको शामिल कर लिया गया है। इनमें 3 तो वो है जो सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, वो जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, और अगला टारगेट यूक्रेन हो सकता है। ये देश जो 10 थे ये तो ऐसे थे जिनका बॉर्डर रशिया से लगता नहीं है, लेकिन यूक्रेन का तो करीब 2000 किलोमीटर लंबा लैंड बॉर्डर है। अगर नेटो का मेंबर यूक्रेन बन गया तो वहां नेटो के मिसाइल होंगे डिप्लॉयड, उनके सोल्जर्स भी होंगे डिप्लॉयड, और वहां से मॉस्को टारगेट में आ जाएगा। तो कुछ हद तक
और ये हमला जो किया है पुतिन ने, अगर इसको हमला कहा जाए, वो तो पीस कीपिंग बोलता है, तो ये अचानक नहीं हुआ है। वो तो 5-6 जी, ये हफ्ते से हमला बार बार अचानक नहीं कह हुआ, रहा आप ये था कह रहे हैं। कि सर, मुझे यहाँ कोई पर लीगल कमर आगा साहब भी हमारे साथ हैं, उनको भी इस चर्चा में जोड़ते हैं। सर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये किसी यूरोपीय देश पर पहला बड़ा हमला है। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह का बदलाव अब आपको नजर आ रहा है? और जो लड़ाई कल शुरू हुई है, क्या ये लंबी चलेगी या यूक्रेन अलग थलग क्योंकि पड़ गया है, जल्दी ये सब कुछ इसका कोई नतीजा क्या लग रहा है आपको? पहली बात तो ये सही बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार यूरोप, पहली बार नहीं, इससे पहले भी वहां पे कई जगह लड़ाइयां हुई, छोटी मोटी, सर्बिया को लेके, हर्जेगोविना में जिस तरीके से हुआ, या दूसरी जगहों पे छोटे मोटे। ये फुल फ्लेश वॉर ये पहली दफे है, ये सही बात है। इसके अलावा ये भी है कि इस पूरे पीरियड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी भी जंगें हुई हैं वो एशिया में हुई हैं, या थोड़ा बहुत अफ्रीका के अंदर हुई है, या लैटिन अमेरिका इसका इफेक्टेड रहा है। यूरोपियन, वो भी जंगों में ज्यादातर जो पार्टिसिपेशन है वो यूरोप का रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, या इंडो चाइना का पूरा क्षेत्र हो, या फिर उसके अलावा हमने देखा है अभी रिसेंटली पिछले 15-20 साल में अफगानिस्तान और इराक रहा। तो जंगें तो बंद हुई नहीं, और यूरोप किसी न किसी फॉर्म में लड़ता ही रहा है। हम लोग की तरफ रहा, उससे पहले कॉलोनियल फेज था, उससे पहले कोई और फेज रहा था जिसमें इतनी क्लिनजिंग भी हुई थी। तो ये यूरोप के जो पॉलिटिकल एलीट हैं, ये जंग बहुत ज्यादा लड़ते हैं। इनको मतलब इनकी जो इकोनॉमी है वो भी वॉर बेस्ड काफी हद तक है कई देशों की, और उसके अंदर उनका फायदा भी होता है, और जो उनके प्लान। मगर अब जंग से किसी को फायदा नहीं हो सकता। रशिया जरूर गया है, ये जंग जो शुरू हुई है मैं नहीं समझता कि ये खत्म होगी। जेलेंस्की ने पहले ही कह दिया है कि वो जंग लड़ता रहेगा, और ये काफी इन्फ्लिक्ट हो गए। फिर सैंक्शंस का दौर चला, सैंक्शंस लगेगा, फिर उसके बाद रिजीम चेंज की बात होगी। जनरल कादियान जैसा बता रहे थे, रशिया को घेरने की कोशिश है। रशिया एक बहुत शक्तिशाली देश के रूप में इमर्ज हो गया है, उसके पास टेक्नोलॉजीज बहुत हो गई हैं, जिससे यूरोपियन कंट्रीज और उनकी कंपनीज जो हैं उनको भी रशिया से एक खतरा लगता है कि रशियन है अगर मार्केट के अंदर आता है तो उसके पास जो टेक्नोलॉजीज हैं वो सस्ती भी हैं, हार्डी भी हैं, और वो एक बड़ा कंपटीटर के रूप में इमर्ज कर सकता है। यहाँ कई अहम बातें आपने कही हैं, और ये भी देखना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि आखिर रूस ने जो ये आक्रमण किया है, हमला किया है, उससे उसको क्या हासिल होगा। और साथ ही यूक्रेन भले ही कह रहा है कि वो ये जंग जारी रखेगा, लेकिन सैन्य ताकत उसके पास कैसी है, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। और वहीं इस बीच यूक्रेन हमले को लेकर रूस में विरोध प्रदर्शन की खबरें भी आ रही हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में कुछ लोगों के समूह ने यूक्रेन हमले पर विरोध जताया है। हमले से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूसी नागरिकों से एक अपील की थी कि वो युद्ध को खारिज करें, और ये तस्वीरें आई हैं सेंट पीटर्सबर्ग की, जहां रूसी नागरिक वो इस हमले का विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने देश भर में करीब 100 लोगों को विरोध प्रदर्शन के आरोप में गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा अमेरिका की तस्वीरें भी आई हैं। वॉशिंगटन डीसी में रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है और इस हमले की निंदा स्वरूप यहां पर विरोध किया है। तो यहां पर देख रहे हैं किस तरह से रूस हो चाहे अमेरिका हो, वहां के नागरिक इस हमले का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम सीधा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कादियान सर, आपसे समझना चाहेंगे, यूक्रेन की जो सैन्य ताकत का हम जिक्र कर रहे थे, रूस ने हवाई, समुद्री, जमीनी स्तर पर हर तरफ से यूक्रेन को घेरा हुआ है। सैन्य ताकत के बारे में क्या कहेंगे? यूक्रेन वैसे ही अलग थलग पड़ चुका है। देखिए, अगर हम संख्या की बात करें तो यूक्रेन की सेना रूस को छोड़कर यूरोप में सबसे बड़ी सेना है। होमगार्ड वगैरह को मिला के 2,50,000 उनकी नफरी है। लेकिन सैनिकों की गिनती शायद, या टैंकों की या तोपों की गिनती सही नहीं होगी। आज के दिन टेक्नोलॉजी का वारफेयर है, उसमें रशिया बहुत आगे है। ड्रोन वारफेयर है, उसमें रशिया बहुत आगे है। तो यूक्रेन को मदद तो मिल रही है हथियारों की, लेकिन अगर यूक्रेन इसी तरीके से दबाव डालता रहा, अभी उसका कहना है कि कल उसने
83 वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन बर्बाद करी है, जो डोनबास के सिपाही जो अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं रशियन एडवांस को, उनकी मदद कर रहे थे। पुतिन के दो इरादे हैं, अगर वो चाहेगा तो कामयाब हो जाएगा। यूक्रेन की सेना मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन हो क्या सकता है, उनके इरादे हैं पहला तो डोनबास को पूरा सिक्योर किया जाए और जो उनको मदद कर रहे हैं उनको बर्बाद किया जाए, और दूसरा वो चाहते हैं कि यूक्रेन को डीमिलिटराइज किया जाए ताकि ये समस्या दोबारा ना हो। जहां तक मुझे लगता है पश्चिमी देश चाहेंगे कि इस लड़ाई को लंबा किया जाए ताकि रशिया पर दबाव आए, रशिया की इकोनॉमी को झटका लगे, जैसा अफगानिस्तान में हुआ था 10 साल। अफगानिस्तान की हालत सेम तो नहीं लेकिन सिमिलर है। तो वेस्ट ये चाहेगा कि अगर वो कीव पर भी हमला कर लेता है तो ये वारफेयर चलता रहे इरेगुलर तरीके से, ताकि रशिया को वो एग्जॉस्ट करे, तो उसको ब्लीड करे। यहाँ पर आप कह रहे हैं इस लड़ाई को पश्चिमी देश चाहते हैं कि चलते रहे। उमा, आप ये बताएं कि यूक्रेन के भारत में जो एम्बेसडर हैं वो भारत के रुख से खुश नजर नहीं आ रही। क्या आने वाले वक्त में भारत के रुख जो अभी तक है उसमें कोई बदलाव दिखेगा? क्योंकि भारत के संबंध यूक्रेन हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, सभी से अच्छे संबंध हैं। जी बिल्कुल जया, देखिए कल ही जो भारत में यूक्रेन के एम्बेसडर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश की थी कि वो रूस के साथ बात करें क्योंकि भारत और रूस के रिश्ते अच्छे हैं। ये तो यूक्रेन का पक्ष है क्योंकि उसको लगता है कि भारत जो है वो एक साइड नहीं ले रहा, लेकिन जहां तक भारत की बात है तो वो लगातार एक बीच का रास्ता लेकर चलने की कोशिश करता रहा है। और हमने ये देखा है कि यूएनएससी में जब पिछली बार वोटिंग हुई थी तो भारत ने एब्सटेन किया था, और कल रात को जब विदेश सचिव से पूछा गया कि जो ड्राफ्ट एक रेजोल्यूशन आने की संभावना है उसको लेकर क्या कुछ भारत का रुख रहेगा, तो विदेश सचिव ने साफ किया कि हमने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन देखा है और उसमें कई तब्दीलियां जो है वो की जा रही हैं और फाइनल रेजोल्यूशन देखेंगे और उसके बाद हम अपना रुख जो है वो तय करेंगे। लेकिन भारत का जो अभी तक का जो रुख रहा है वो साफ तौर पे ये रहा है कि वो ना तो रूस के खिलाफ जाना चाहता है और ना ही अमेरिका के साथ दिखना चाहता है। ये बात भी कल सवाल जब उठा तो विदेश सचिव ने कहा कि हमारे सभी देशों से अच्छे रिलेशन है, और यही वजह है कि जहां प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बात की, वहीं जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने ब्लिंकन से कल रात को उनकी बात हुई है और उसका भी उनकी तरफ से भी ये विज्ञप्ति आई है कि बातचीत जो है वो उसमें परामर्श करने की जो है आगे बढ़ाने की बात हुई। और कल रात को जब जो बाइडेन से सवाल पूछा गया कि भारत जो है उसका क्या रुख लगता है कि पूरी तरह से अमेरिका के साथ है, तो उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत के साथ परामर्श जारी है और अभी इसमें कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। तो एक जाहिर सी बात है कि भारत के लिए एक टाइट रोप स्थिति है और एक कूटनीतिक रास्ते पे आगे बढ़ते हुए दोनों ही पक्षों को साधने की जरूरत भारत की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, यहाँ भारत का किस तरह का रुख है उस पर आपने रोशनी डाली। कमर आगा साहब, यहाँ रूस ने जो हम पहले भी जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले कि जिस मंशा से इस युद्ध की शुरुआत की, इसे छेड़ा है, जिसके बाद उस पर कई तरह के प्रतिबंध भी लग रहे हैं, इसके जरिए क्या रूस को वो हासिल हो पाएगा जिसकी उम्मीद में ये हमला बोला गया है? मुझे नहीं लगता कि जंग के माध्यम से कोई अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर ले। जंग तो जरूर शुरू हो गई है, अब इसका अंत नहीं हो पाएगा। कब तक चलेगी ये भी पता नहीं, इसलिए कि इतने बाहर के एक्टर्स इसमें आ गए हैं। पहले हर जगह यही होता है, हमने देखा है कि जो रूस के खिलाफ ताकतें हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट करेंगी, इंसर्जेंसी चलेगी, कभी कहीं अटैक हो रहा है, कभी कहीं रशिया के अंदर हो रहा है, सैंक्शंस लगे, ये बहुत रिगरस लगना शुरू हो गए हैं रूस की। लेकिन रूस का ये था कि उसको ये लग रहा था कि सैंक्शन किसी न किसी फॉर्म में हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास हो रहे हैं। रूस का ये कहना था कि हम कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम जाएं और वहां की मिलिट्री को डिसेबल कर दें पूरी तरीके से। लेकिन ये सब जो प्रोग्राम होते हैं, आम जनता जो है वहां पे सफर कर रही है यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन कभी नहीं चाहेगा कि वहां के लोग चाहेंगे कि कोई दूसरी ताकत आए और वहां पे उसके ऊपर अटैक करे इस तरीके से। उनकी आपस ठीक ज़ेलेंस्की से उनकी प्रॉब्लम्स थी। और दूसरी बात यह है कि न रूसी जनता चाहती थी ये जंग हो, हम देख रहे हैं रूस में भी डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, यूक्रेन की भी जनता नहीं चाहती थी। देखिए जया जी, ये बड़े घनिष्ठ संबंध हैं दोनों के, ये दोनों स्लाविक पीपल हैं, एक ही कल्चर के लोग हैं। फिर इसके अलावा ये है कि धर्म से भी काफी हद तक ये लोग जुड़े हुए हैं, शादी ब्याह कॉमन बहुत ज्यादा
इनका मेल जोल हिस्ट्री में भी रहा है, हमने देखा यूक्रेन और रशिया का। और ये जंग के बाद ये रिश्ते कैसे रहेंगे, बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि जंग तो हो गई है, रशिया ने काफी हद तक क्षति भी पहुंचा दी उनके अंदर, लेकिन आपने अब बिल्कुल एक बहुत सही बात कही आपने यहाँ कमर आगा साहब की जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा को और गहराई में ले जाने के लिए, और ताकि आम लोग भी इस बात को समझ पाए कि आखिर क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है और इसका भारत पर भी क्या असर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए।